जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। अरे भारत उठ आंखें खोल, उड़कर यंत्रों से खगोल में घूम रहा भूगोल। अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। बहुत हुआ, अब क्या होना है, रहा सहा भी क्या खोना है। ये पंक्तियां राष्ट्रीय कवि स्वर्गीय मैथिलीशरण गुप्त जी ने जिन परिस्थितियों में लिखी थी, शायद आज वही परिस्थितियां हो रही हैं और उनको भांपते हुए मेजर जनरल जी.डी. बख्शी सेवानिवृत्त, जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवा युद्ध के मैदान से शुरू की और उन्हें उनकी वीरता के लिए VSM, SM विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए क्या कहा, वो आप सुने। परम पूज्य स्वामी धर्म बंधु जी, डायरेक्टर जनरल पुलिस मिश्रा साहब, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं बच्चों 1971 के बैच का हूं। हमारे बैच को 14 दिसंबर 1971 को कमीशन मिलनी थी। ठीक है, उस वक्त युद्ध के बादल छाए हुए थे। अक्टूबर के महीने में हमारे जो एडजुटेंट साहब थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, वो अपने सफेद घोड़े पे आए, व्हाइट चार्जर पे चलते हैं वो, ठीक है, और उन्होंने बोला, बॉयज वी आर वेरी हैप्पी विद योर स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग। हम आपके ट्रेनिंग के स्तर से बहुत खुश हैं और हम आपको 1 महीना पहले कमीशन दे देंगे। तो हमने साहब खूब तालियां बजाई, बड़े खुश हुए, क्योंकि भारतीय सेनाओं में 1 दिन की सीनियरिटी आपको हो जाए तो आप चीफ बनने या ना बनने का फर्क पड़ सकता है। 1 दिन की सीनियरिटी पे, तो 1 महीने की सीनियरिटी, हम लोग बड़े खुश हुए, खूब ताली बजाई हमने। तो बेचारे जो एडजुटेंट साहब थे वो पीछे मुड़ के जो असिस्टेंट एडजुटेंट थे उनको उन्होंने बोला, बेचारे। क्या बोला? बेचारे। तो बोला, क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले, देखो ये यंग ब्लड है, 19, 20, 21 साल की उम्र है इनकी, और 1 महीने के बाद ये लोग कमीशन हो जाएंगे, तब तक लड़ाई शुरू हो चुकी होगी। जब तक ये अपनी पलटन पहुंचेंगे, लड़ाई युद्ध शुरू हो चुका होगा। ना इनको अपने जवानों का नाम पता होगा, ना जवानों को इनका नाम पता होगा। लेकिन क्योंकि यंग ब्लड है, गरम खून है, चार्ज करते हुए जाएंगे सबसे आगे, और मैक्सिमम कैजुअल्टी इस बैच की होगी। बच्चों, उनका कहना बिल्कुल सत्य था। 14 नवंबर 1971 को हमें कमीशन मिली। 10 दिन छुट्टी दी मामा पापा को देखने के लिए, और उसके पश्चात सीधा हम ट्रेन में बैठे, और जब सिलीगुड़ी के रेलवे स्टेशन पे उतरे तो चारों ओर हजारों सिपाही, वो कोई छत नहीं थी, वो कोई रेलवे का वो जो स्टेशन था वो खुला था, और वहां दिसंबर की धूप में, ठीक है, दिसंबर की धूप में, चिलमिलाती धूप जो होती है, हजारों सैनिक स्टील हेलमेट डाली हुई, कंधे पे बंदूकें और संगीन चढ़ी हुई, और वो संगीन लिश्कारे मार रही थी कि आंखें चौंधिया जाती थी, इतनी सारी संगीनें देखकर। हम लोग वहां उतरे, एक दूसरे के 30 थे हम, कोई उस गाड़ी में, आसाम मेल में, एक दूसरे के गले लगे कि फिर पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे।
तो हमारे जवान आगे आए, बोले साहब जल्दी करो, कोई टाइम नहीं, लड़ाई शुरू हो गई। बोले ये ट्रंक ये कहां भेजना? बोले साहब उधर फिक्र ना करो, ये अपनी स्टैंड पकड़ो, ये स्टैंड पकड़ो, इस पे संगीन चढ़ा लो और अपना पैक ले लो साहब, बाकी सब पहुंच जाएगा आपका। लड़ाई के मैदान में आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपनी सर्विस की पहली रात में युद्ध में थे, ठीक है। बहुत सारे मेरे साथी बेटा लड़ाई की पहली रात को ही शहीद हो गए। उनको उनकी पहली तनख्वाह नहीं मिली, उनके मां बाप को उनकी पेंशन मिलनी शुरू हो गई, कईयों के हाथ उड़ गए। और बड़ी अजीब बात है, जो बॉक्सिंग में बड़ा अच्छा था उसका हाथ गया, जो क्रॉस कंट्री मैराथन रनर था उसकी टांग उड़ गई, प्लास्टिक की टांग पे चलता है आज। लेकिन हमें बड़ा फक्र है, नुकसान हमारा हुआ, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मुझे बड़ा फक्र है बच्चों, हमें बड़ा फक्र है कि हम कटिंग एज पे थे, जब मात्र 14 दिन के अंदर हमारी पीढ़ी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। दो टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, मात्र 13 दिन में बच्चों हमारी फौजें 550 किलोमीटर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी और उन्होंने ढाका उनकी राजधानी पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। 93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों ने ऐसे हाथ खड़ा करके आत्मसमर्पण किया था, हथियार डाल के। और बेटा हमने अपनी आंखों से देखा है, लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाले जुर्रत, सिताराए पाकिस्तान इत्यादि एक छोटे बच्चे की तरह फबक के रोते देखा है हमने। बेटा वो दौर हमें कभी नहीं भूलेगा, जब पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े किए थे, बाजुओं के जोर पे हमने एक नए देश का निर्माण किया था, ठीक है बच्चों। लेकिन आज जो कुछ हमने मैदान जंग में जीता था, वो अमेरिका की वजह से, वो पाकिस्तान की वजह से अंडू हो गया है। वही बांग्लादेश जिसे आजाद कराने के लिए हमारे 3,864 ऑफिसर जेसीओ जवानों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, आज वही बांग्लादेश, वो बेगैरत मुल्क, वो हमें आंखें दिखा रहा है। वो फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहता है। अमेरिका की CIA ने, पाकिस्तान की ISI, जमायत इस्लामी के साथ मिलकर वहां पे कलर्ड रेवोल्यूशन करी। उसके पश्चात नेपाल में कलर्ड रेवोल्यूशन करी और उससे पहले श्रीलंका में कलर्ड रेवोल्यूशन हो चुकी है। चारों ओर से भारतवर्ष को घेरने की कोशिश की जा रही। बच्चों, आप में से जो लोग ज्योतिष को मानते हैं, मैं आपको बता दूं, आज जो प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन है वो ठीक वैसी है जैसी महाभारत के काल में थी। बहुत भारी युद्ध होने वाला है और वो युद्ध होके रहेगा।
इसीलिए बेटों, इसीलिए मेरे बच्चों, हम सफेद बाल वाले बूढ़े, मैं डायरेक्टर जनरल साहब, हम लोग आए हैं आपको एक जलती मशाल देने। और कहां जलती है वो मशाल जानते हो? इधर कलेजे में। लड़ाई का सबसे बड़ा आला हाथ पांव नहीं, लाते नहीं, ये जिगरा है। जिसके जिगरा है वो लड़ेगा, वो विजय करेगा। हमारी पीढ़ी ने बच्चों पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, लेकिन बेटों, मेरे बच्चों, आपकी पीढ़ी का दायित्व है कि आप जो ये बचा हुआ पाकिस्तान है उसके 4 टुकड़े करो। 4 टुकड़े करने पड़ेंगे तुमको और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे लड़के लड़ेंगे, हमारी बेटियां लड़ेंगी, क्योंकि याद रखो आज बच्चों, हमारी बेटियां रफाल के जहाज चलाती, जेट फाइटर्स, दुनिया का टॉप क्लास जेट फाइटर्स हमारी बेटियां चला रहे हैं। और हमारी बेटियों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो। शाबाश। ना सिर्फ हमारे बेटे लड़ेंगे, हमारी बेटियां भी लड़ेंगी। और जो ये बचा हुआ पाकिस्तान है, जो ये मुसीबत है, जो ये 2 टके का मुल्क बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है, वो हेकड़ी दिखा रहा है, वो हेकड़ी दिखा रहा है कि हम बंगाल पे कब्जा करेंगे, बिहार पे कब्जा करेंगे, वो जो है उड़ीसा पे कब्जा करेंगे, और 7 सिस्टर्स मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम वगैरह, इन सब पे कब्जा करेंगे। अबे ये मुंह मसूर की दाल, तुमको हमने आजाद कराया था, इसी बांग्लादेश को हमने आजाद कराया था बच्चों। और ये ऐसे कृतज्ञ लोग हैं कि आज ये वहां पे जो कि जमायते इस्लामी है, जो कि रजाकार थे, जो औरतें सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान की फौज को, ऐसे बेशरम बेगैरत लोग वहां पे आ गए हैं। और जो माइनॉरिटीज हैं, जो बौद्ध हैं, जो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम चिकन नेक को काट देंगे। अबे चिकन नेक काटो, तुम्हारी 2 चिकन नेक हम काट मारेंगे, तोड़ डालेंगे। बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी पीढ़ी वो करके दिखाएगी जो हम नहीं कर सके, और वो है पाकिस्तान का खात्मा। खलास करो, खलास करो ये मुसीबत, ये फसाद की जड़। ना जिएंगे, ना चैन से जीने देंगे। बच्चों, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपको युद्ध करना ही होगा, और युद्ध के लिए आपको एकता की जरूरत है। इकट्ठा देखिए, अगर मैं आपके मुंह पे ऐसे हाथ मारूं, ऐसे, तो मेरी 5 उंगलियां टूट जाएंगी। लेकिन अगर मैं ऐसे मारूं तो तुम गिरोगे, तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। आपको हम सब ने यहां क्यों स्वामी जी ने इकट्ठा किया? हर साल स्वामी जी पूरे भारतवर्ष से यहां 20,000 21,000 बच्चों को इकट्ठा करते हैं। मेरे को बेटा शहीद भगत सिंह की एक नज़म याद आती है। कोई बंगाल से, कोई महाराष्ट्र से,
कोई यूपी से है, कोई पंजाब से, हर जगह हर कदम तेरी राहों में हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से कोई मणिपुर से है, कोई लद्दाख से है, कोई आसाम से है, कामरूप से है, कोई यूपी, पंजाब, गुजरात से है। हर डाल के फूल यहां पे है। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के, फूल हर डाल के। यही मतलब है आपको इकट्ठा करने का कि आप मुट्ठी बनाओ। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी आपसी फूट रही। जो भी बाहर वाले आके राज कर गए वो इसीलिए कर गए कि हम बेटा कभी इकट्ठे नहीं थे। हम आपस में लड़ते रहते थे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, कास्ट के नाम पे लड़ा के मारा हमको आपस में और हम पर राज किया। डिवाइड एंड रूल। ये अंग्रेज जो 200 साल तक राज कर गए इसीलिए कर गए क्योंकि हम में आपसी फूट थी। 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक एक के बाद एक आक्रमणकारी आया। हमारे मंदिर तोड़ दिए, हमारे शहर जला दिए, हमारे पुस्तकालयों में आग लगाई। बेटा, नालंदा के पुस्तकालय में जब आग लगाई तो वहां इतनी किताबें थी कि 6 महीने जलती रही। ठीक है, 6 महीने जलती रही। लेकिन बेटा, ये दौर खत्म हो गया है। अब कोई आक्रमणकारी नहीं आएगा। अगर इस तरफ आंख भी निकाल के देखता है गंदी गिद्ध की आंखें, तो हम आंखें निचोड़ कर बाहर कर देंगे। हम अंतड़ियां तुम्हारी बिछा देंगे। क्योंकि 16वीं 17वीं शताब्दी से मेरे बच्चों, 16वीं 17वीं शताब्दी से भारतवर्ष में एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, ऐतिहासिक प्रक्रिया, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं द इंडियन मिलिट्री रिवाइवल। भारतीय सैन्य शक्ति का पुनर्जन्म। पंजाब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज, पूर्व कामरूप में आसाम में जनरल लचित बुरपुखान। ये नाम सुना है? आसाम के बच्चे हाथ खड़ा करो। शाबाश शाबाश। जनरल लचित बुरपुखान ने, इन तीनों ने मिलकर जो मुगल साम्राज्य की फौजें थीं उनको उखाड़ फेंका। जब मुगल साम्राज्य का आतंक चरम सीमा पे पहुंच चुका था, जब भाई मातीदास को उसके सिपाहियों ने आरे से चीर कर काटा, सर से लेके पांव तक काट मारा, उसके छोटे भाई को आग में जला के मारा, उसके और जो तीसरा भाई था उसको जलती उबलती देगती में जला के मारा, ताकि ये देश भयभीत हो जाए, डर जाए, घबरा के लेट जाए। जो भी आतंक करना है करो, औरतों का बलात्कार करना है करो, बकवास। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उखाड़ के फेंका उस सल्तनत को। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराष्ट्र के बच्चे कहां हैं? हाथ खड़ा करो। महाराष्ट्र के बच्चे हैं? गुड। मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने, जनरल लचित बुरपुखान ने, जो कि पूरा जंगी बेड़ा था मुगल साम्राज्य का ब्रह्मपुत्र में, सराय घाट में, उसे जला के मार डाला। और धीरे धीरे करते
मुगल साम्राज्य की जड़ें उखाड़ दी। और ना सिर्फ जड़ें उखाड़ी बेटा, उसके बाद जो कि महाराजा रंजीत सिंह थे, जो आज का पंजाब है, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान, वो पूरे पे फतेह किया। ना सिर्फ पंजाब पे फतेह करी, सिंधु नदी पार करके अफगानिस्तान पे हमला किया। अभी जो गायक थे यहां पे, किसके बारे में कह रहे थे? हरि सिंह नलवा। जानते हैं हरि सिंह नलवा? गवर्नर था अफगानिस्तान में, जलालाबाद में। और आज भी अफगान माएं अपने बच्चे जब रो रो होते, रात को सो नहीं रहे होते, उसे ये कह के सुलाती हैं, हश नलवा आया। समझ रहे हो? जहां जहां से हमले हुए थे, हमने काउंटर अटैक किया और रगड़ दिया अफगानिस्तान। तिब्बत, लद्दाख पे वहां पे कब्जा करके तिब्बत पे हमला किया, गिलगिट बाल्टिस्तान पे हमला किया। और तब से हमारी सैन्य शक्ति का पुनर्जागरण हुआ है। और ये सैन्य शक्ति बेटा, इसका जो चरम सीमा थी 1971 में पहुंच गई, और दूसरी चरम सीमा आने वाली है। तुम लाओगे। इसलिए हम बुड्ढे यहां आते हैं, कल, आज और कल। बेटा मैं, डायरेक्टर जनरल साहब, वो कल है जो बीत गया। तुम वो कल है जो आने वाला है। दोनों कल है बेटा, कल और कल। ये हिंदी भाषा है जिसमें आने वाला कल और जो बीत गया कल, उसको एक ही शब्द से कहा जाता है। तभी हम लोग आते हैं, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को वो जलती हुई मशाल देती है। स्वामी जी ने, डायरेक्टर जनरल साहब ने लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज की बात करी थी। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। CCTV, CCTV का आपने नाम सुना है ना? जब आप स्कूल में शैतानी करते हैं, आप समझते हैं कोई देख नहीं रहा, आपके प्रिंसिपल साहब CCTV के जरिए आपको देख रहे होते। तो उसी लिए ये है नाम याद रखने का तरीका, CCTV। 2 C नहीं, 3 C। क्या मतलब है इनका? वैल्यूज हैं बेटा, ये जो एक सिपाही को सिखाई जाती है। द फर्स्ट वैल्यू, जो पहला मूल्य सिखाया जाता है फौज में, वो है कंट्री, मेरा देश। इससे ऊंची दूसरी कोई वैल्यू नहीं बेटा। और बच्चों में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि भारतवर्ष में नीति, वैल्यू सिखाने का तरीका कहानियों के जरिए है। पंचतंत्र कहानियां, जातक कथाएं, कहानियां, ठीक है? तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं कि कंट्री जब मैं बोलता हूं एज अ वैल्यू, देशभक्ति की हम जब बात करते हैं तो देशभक्ति का मतलब क्या है? देशभक्ति का मतलब क्या है? बेटा मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा स्वामी रामतीर्थ की। नाम सुना है आपने? स्वामी रामतीर्थ, वो बड़े वेदांती थे। वो जापान में वेदांत पे भाषण देने के लिए, लेक्चर देने के लिए गए थे। तो 4 द्वीप हैं जापान में, तो वो होन्शु के द्वीप गए थे और होकाकाइडू वापस आए, ठीक है? जब तक वो आए रात हो चुकी थी। और जापानी जो हैं वो बहुत टाइम के पाबंद हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड लोग हैं। डिनर का टाइम 10 बजे तक था और वो बेचारे 10:30 बजे पहुंचे। जब वो पहुंचे बोले यार डिनर मिलेगी? बोले सॉरी, टाइम अप, 10:30 बजे डिनर बंद हो जाती। तो वो बेचारे भूखे सो गए। अगले दिन उनको 5 बजे उठ के जाना था होकाकाइडू के दूसरे आइलैंड, ठीक है? और वो उठ के जब आए तो वो गए ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट, बोले ब्रेकफास्ट तो साहब 6 बजे खुलता है, अभी 5:30, आपको ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलेगा। तो भूखे पेट बेचारे, ना डिनर, ना लंच, ना ब्रेकफास्ट,
वो दौड़े और जाके जो फेरी थी वो फेरी की लाइन में लग गए। उन्होंने बोला जल्दी करो फेरी जाने वाली है। तो बोले कौन सी टिकट लोगे, 1 येन की या 1.5 येन की, 150। तो उसने बोला कोई सीट में फर्क, बोले नहीं सीट में कोई फर्क नहीं। तो बोले ठीक है 1 येन की दे दीजिए, हम सब जब बाहर जाते हैं कंजूसी करते हैं। तो 1 येन की टिकट लेके बेटा वो बैठ गए फेरी में। फेरी चलना शुरू हो गई। 11:30 पौने 12 के करीब उन्होंने लंच सर्व करना शुरू किया। नूडल्स, मैगी नूडल जैसे होते हैं ना, वो बहुत खाते हैं जापान में। तो गरम गरम मैगी नूडल जिससे भाप निकल रही थी। तो स्वामी जी को खूब भूख लगी हुई थी, न बेचारों ने रात का खाना खाया था ना सुबह का नाश्ता। तो वो बेचारे कहा हाँ थैंक गॉड अब मुझे खाना मिलेगा। तो उन्होंने पीछे वालों को खाना दिया, जो उनके दाएं थे उनको ट्रे दे दी, हाथ बढ़ा के बाएं वाले को दे दी और फिर अगले लाइन में निकल गए। अब स्वामी जी बड़े हैरान कि यार ये सबको दे दिया इन्होंने लंच, मेरे को नहीं दिया। तो उन्होंने वेटर को बुलाया, वेटर इधर आओ इधर आओ। बोले हाँ जी। बोले मेरा लंच कहाँ है? तो बोले व्हाट टिकट यू बाय, हाँ कौन सा टिकट खरीदा आपने, 1 येन का या 1.5 येन का? बोले 1 येन का। बोले सॉरी 1 येन के साथ कोई लंच नहीं, लंच 1.5 येन के साथ। अब स्वामी जी जिसको भूख लगी होती है उसको गुस्सा बड़ी जल्दी चढ़ जाता। तो स्वामी जी बेचारे भूखे थे, रात का नहीं खाया, सुबह का नाश्ता नहीं खाया। अब बोला कि साहब लंच भी नहीं मिलेगा। तो उनका गुस्से का पारा फूट पड़ा। वो बोले अबे मेरे को सपना आना था कि 1-1.5 येन में लंच भी शामिल है, तुम बोर्ड नहीं लगा सकते? मैं तो बाहर का हूं, क्या वाहियात मुल्क है तुम्हारा, व्हाट अ फनी कंट्री इज जापान है, तुम बोर्ड नहीं लगा, मेरे को क्या पता। खैर आप 50 जो है चेंज वो लीजिए और मेरे को लंच लाइए। कहते हैं सॉरी हम तो उतना ही लाए जितना की ऑर्डर आए थे, जितने 1.5 येन का था उतना ही है साहब, हमारे पास तो अब एक्स्ट्रा लंच तो है नहीं। तो कुड़ के स्वामी जी गुस्से में ऐसे करके बैठ गए। क्या व्हाट अ फनी कंट्री जापान, अपने आप से मटर करते रहे। उनकी पीठ पे टैप टैप हुआ। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक 13 साल का लड़का, साधना कट बाल, माथे पे आए हुए, मोटे मोटे चश्मे लगाए हुए, यानी कोई रेसलर बॉक्सर जूडो कराटे वाला नहीं, छोटा सा लड़का, छोटा सा लड़का, पढ़ाकू लड़का, खूब मोटे मोटे चश्मे लगाए हुए। तो वो लड़के ने अपना लंच का ट्रे लिया और सीधा स्वामी जी के नाक के नीचे रखा, बोला खाओ खाओ। अब स्वामी जी सक पका गए। ठीक है, बोले नहीं नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं, ये तो आपने पे किया है, आप मुझे क्यों दे रहे, थैंक यू वेरी मच करके वो बैठ गए। फिर उनके कंधे पे टैप 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 हुआ। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़का 13 साल का वो खड़ा हो गया था। ठीक है बच्चों, वो 13 साल का लड़का खड़ा हो गया था, उसका मुंह टमाटर जैसे लाल हो गया था। अब उसने अपने खाने की ट्रे ली और स्वामी जी के नाक के नीचे रखी और बोला खाओ। अब साहब आप खाओ और खाओ, इसमें फर्क समझते हैं? स्वामी जी घबरा गए, पता नहीं जूडो कराटे ना आती हो, जड़ दे अगला। तो चुपचाप से उन्होंने ट्रे ले ली और खाना भी शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन उनको बड़ी हैरत हुई। बोले लेकिन साहब आप ऐसा प्लीज मेरे को अपनी खाना क्यों दे रहे, आप खाना क्यों दे रहे हैं मुझे अपना, आपने पे किया है, आप मुझे क्यों दे रहे? तो पता वो लड़का क्या बोला, क्या बोला वो लड़का? वो बोला मिस्टर ट्वाइस, 2 बार पिछले 5 मिनट में तुमने कहा जापान क्या वाहियात मुल्क। क्यों बे, क्यों बोला मेरे देश को ऐसा? क्योंकि तेरे को खाना नहीं मिला, मेरा खाना खा और शट अप, मुंह सीले अपना, कॉर्कअप। एक शब्द जापान के बारे में बोला
तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझते हैं देशभक्ति क्या होती है? वो कोई सिपाही नहीं था मेरे जैसा 6 फुट का, छोटा सा लड़का था, लेकिन वो अपने देश की बेइज्जती बिल्कुल नहीं सहन कर सकता था। उसके लिए, अपने देश के लिए जज्बात थे, फीलिंग्स थे। वो होती है बेटा देशभक्ति। ये मेरा देश जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसे मैं अपने पांव से हर सुबह रौंद देता हूं। ये मां है मेरी, धरती मां है मेरी। इसके लिए हम लोग सेना में लड़े हैं। मैं एक लड़ाई के मैदान नहीं गया, मैं बांग्लादेश में लड़ा, मैं पंजाब में लड़ा, मैं कारगिल में लड़ा हूं। मेरी अपनी पलटन में 6 जवान शहीद हुए, 21 घायल हुए थे। एक की आंखें गई, किसी की अंतड़ियां बाहर आ गईं। मैं कारगिल के आगे जाके किश्तवाड़ में लड़ा 3 साल काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। और उसके पश्चात जब मैं जनरल बना तो मुझे रजौरी और पुंछ भेजा गया, जो उस वक्त सबसे खतरनाक डिस्ट्रिक्ट था। बेटा, मैंने लड़ाई के मैदान में गोले फटने से आदमी को, सिपाहियों को देखा है जिसकी अंतड़ियां बाहर आ गई, हाथ से वापस डाल रहा था। इतनी शॉक लगी थी कि दर्द नहीं हो रहा। मैंने बेटा अपने सिपाहियों का सिर गोद में रखा है जब वो आखिरी सांस ले रहे। मैंने आखिरी घूंट पानी पिलाई, इसलिए हम जानते हैं देशभक्ति होती क्या। बकवास नहीं किया, लड़के दिखाया है। लड़ाई के मैदान में कुर्बानियां दी, हाथ पांव खोए, जिंदगी से हाथ धोए अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए। और आखिरी में मैं आपको अपने कोर्समेट के बारे में बताना चाहूंगा, जिसके नाम पे एक फिल्म आ रही है, अभी रिलीज होने वाली है। 21, हम लोग 21 साल के थे जब बांग्लादेश के युद्ध में गए। मेरा कोर्समेट, मेरा नंबरी 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 21 वर्ष का था जब वो 1971 के युद्ध में बसंतर की लड़ाई लड़ा। उसके टैंक बसंतर नदी पार करके गए जहां हमने ब्रिजहेड बनाया। 18 टैंक उनके वहां पहुंचे थे ब्रिजहेड में, और दुश्मन की आर्मर्ड ब्रिगेड, 8th इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड, जिसमें 100 पैटर्न टैंक थे, उन्होंने हमला किया। 100 के बरखिलाफ 18 और रगड़ दिए उनके टैंक। हमले को नाकारा कर दिया। और जो सबसे खतरनाक फ्लैंक थी, वहां पे केवल 3 टैंक थे, जिनमें से एक 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का था, एक कैप्टन मल्होत्रा और एक लेफ्टिनेंट अलावत का। और वहां पे कोई 16 टैंकों ने, पाकिस्तान के स्क्वाड्रन ने हमला किया था। एक एक करके इन्होंने सब टैंक उड़ा दिए। फिर कैप्टन मल्होत्रा का टैंक आग लग गई, फिर अलावत का टैंक आग लग गई। रह गया केवल एक टैंक हमारा, जिसमें था 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। ठीक है, और उसने पहले दुश्मन का एक टैंक उड़ाया, फिर दूसरा उड़ाया, फिर तीसरा टैंक उड़ाया। फिर उसके टैंक को दुश्मन का गोला लगा, फटा, बड़ी जोर से आग लग गई टैंक में। कैप्टन मल्होत्रा जो देख रहा था कि उसके टैंक में आग लग गई। बेटा, टैंक के अंदर 40 गोले होते हैं। एक एक गोला मेरी हाइट से कोई आधा होता है। ठीक है, और अगर वो एक भी फटे तो आपके चीथड़े नहीं मिलेंगे कहीं। तो उसने देखा कि इसके टैंक में आग लग गई है, कभी भी जो इसका अपना एमिनेशन है वो फट सकता है। तो उसने बोला, अरुण, योर टैंक इज ऑन फायर, अबैंडन टैंक, अबैंडन टैंक।
टैंक से निकलो बाहर, नहीं तो मारे जाओगे। खून इसके माथे से टपक रहा था, आंखों पे झरने जैसे खून चल रहा था। तो खून पहुंच के ये बोलता है रेडियो सेट पे, माई गन इज स्टिल फायरिंग, आई विल नॉट अबैंडन टैंक, आई विल गेट दीज बास्टर्ड्स। मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मेरी गन अभी भी चल रही है, मेरे टैंक में आग लग गई तो क्या। और उसने दुश्मन का खून पहुंचकर आंखों से फिर शिस्त ली, चौथा टैंक उड़ा दिया, फिर अपना टरेट घुमाया, पांचवा टैंक उड़ा दिया। और एक टैंक बचा था दुश्मन का और एक टैंक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का। दोनों ने फायर किया। किस्मत, इतना खून बह रहा था कि वो ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहा था। वो फटा और वहीं पे वो शहीद हो गया। बहुत बुरी तरह से घायल हुआ। तो वो जो उसका टैंक ड्राइवर था वो टैंक को पीछे ले गया, आग बुझाई, उसको बाहर निकाला तो वो पानी मांग रहा था। तो बहुत ठंडी थी, दिसंबर का महीना था बेटा, पंजाब में बहुत ठंड पड़ जाती है। तो उसने कहा कि मैं ठंडा पानी नहीं दूंगा, इसको लगेगा तकलीफ होगी, तो मैं गर्म पानी करके लाता हूं। और जब तक वो गर्म पानी करके लाया, वापस गया, साहब पानी पियो पानी पियो, उसका सर ढलक चका था। 21 साल का था वो। अगर आज वो जिंदा होता तो मेरे जैसे 75 साल का होता। लेकिन बेटा, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल हमेशा 21 साल का रहेगा। उसकी कीर्ति, उसका सुयश हमेशा कायम रहेगा मेरे बच्चों, हमेशा कायम रहेगा। उसको मरणोपरांत परम वीर चक्र से नवाजा गया। बेटा, हमारा ही एक बैच है नेशनल डिफेंस एकेडमी देहरादून, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला का, जिसमें एक परमवीर चक्र और एक अशोक चक्र है। अशोक चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन पीस टाइम। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को परमवीर चक्र मिला मरणोपरांत। और मेरे एक और साथी को कर्नल नीलकंठ जयचंद्रन नायर को अशोक चक्र, कीर्ति चक्र मरणोपरांत, मतलब परमवीर चक्र, महावीर चक्र दोनों मिले थे इसको, जिसको बोलते हैं बेटा हिम्मत और शुजात। जय भारत, जय हिंद। ये क्या मरी हुई आवाज, तुम लड़ोगे पाकिस्तान से? हाँ, बोलो मेरे पीछे। पहले मैं बोलूंगा। हमारी फौज का जंगी नारा है जय हिंद। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, सारे तमाम फोर्सों का जंगी नारा है जय हिंद। जब हम हमले के लिए जाते हैं, तो हम खड़े होकर जोर से जंगी नारा लगाते हैं। खड़े हो जाओ सारे। अब देखते हैं इस बुड्ढे में ज्यादा जोश है या तुम बच्चों में। जय हिंद। शाबाश, ये आवाज पाकिस्तान पहुंच गई, लेकिन ये आवाज मैं चाहता हूं चीन तक पहुंचे। नहीं, अभी नहीं, ठहर जाओ। ये आवाज चीन तक पहुंचानी है। एक बार फिर, जय हिंद। गुड गुड, जोश है। तो साथियों, अभी आपने जनरल बख्शी साहब को सुना। आज भी उनके अंदर देश प्रेम, अपनी सेना से लगाव किस तरीके से भरा हुआ है वो आपने देखा। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।